वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जीके जीएस के 30 सिलेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और सभी प्रश्न को याद कर लें। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, जितना वक्त मिलता है उतना समय में आप गेस कर सकते हैं राइट आंसर, फिर आंसर से आप मिला लीजिएगा कि सही होता है या गलत होता है। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने यह है कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भी याद करते चलिएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो यह खिताब किसने दिया था, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने यह खिताब दिया था। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, जो भी सवाल है जो किसी ने किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सभी सवाल को आप जरूर याद कर लें। तो देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक है जो शहतूत के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि लार की प्रकृति कैसी है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लार का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 6.8 होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लार की जो प्रकृति है अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तब प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लार की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखें इसे। चलिए तो सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ ये सभी है जो इसका सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा श्रेणी, तो सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, गेस कीजिएगा। खरगोश को निम्न में से किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि खरगोश है जो आपका शाकाहारी जीव है, और जो भी प्योर शाकाहारी जीव है वो क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे को किसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं उसको हम उत्पादक के अंतर्गत रखेंगे, और जो उसको जो पहले पेड़ पौधे के जो प्रथम बार खाता है उसे हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं खरगोश है जो शाकाहारी जीव है, इसलिए यह हो जाएगा प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में कब हुआ था, तो 1922 में। ऐसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गया में। तो सभी को याद रखें। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो इसका जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, वो क्या होगा? घट जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? गेस कीजिए फ्रेंड्स, इसका जवाब आपका सही होता है या नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने? 5 वर्षों का होता है। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? देखिए पहले जो शिक्षा था फ्रेंड्स, वो किस सूची के अंतर्गत आता था? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर जो आपसे पूछा जाए कि शिक्षा है जो किस सूची में है आता है, तो समवर्ती सूची में आता है, ये भी याद रखें। तो ऐसा मतलब कौन सा संविधान संशोधन में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा है जो राज्य सूची के विषय ना हो करके समवर्ती सूची के विषय हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेप्रोफाइट। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स खेल है जो आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? ठीक है, तो गेस कीजिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ध्रुव के सामने या विषुवत रेखा के सामने या कर्क रेखा के सामने या सभी जगह समान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा के सामने क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 देखें कि निम्न में से कपास किससे प्राप्त होता है? तो गेस कीजिए कपास किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज से प्राप्त होता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर 21 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला है जो फ्रेंड्स प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लाल, हरा, नीला है जो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। इसका ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप इस तरह से याद रखिएगा। नहला, देखिए इसमें तीनों प्राथमिक रंग आ जाता है, न से नीला, ह से हरा और ल से लाल। ये तीनों है जो क्या है? प्राथमिक रंग है। इस तरह से आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर गेस कीजिएगा कि राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर सुधार से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि राजा चेलैया यानी कर किसी से मांगा जाता है फ्रेंड्स, तो क्या करता है? चिल्लाने लगता है कि इतना कर कैसे हो, इतना टैक्स कैसे हुआ। तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा तो याद रहेगा कि राजा चेलैया यानी राजा चिल्लाने क्यों लगा था? जब उससे कर मांगा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से भी बिठा लीजिए तो आप हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि राजा क्यों चिल्लाने लगा था? तो जब उससे कर मांगा गया था। तो इस तरह से याद रखिए राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन। देखिए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि हाइड्रोजन बम है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। ठीक है,
और अगर पूछा जाए आपसे कि एटम बम जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था आपका सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम भी है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो देखिए वेदांग की संख्या कितनी है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि वेदों की संख्या कितना है, 4 है, जबकि वेदांग की संख्या क्यों है, कितना है, तो 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जवाब आप सही कर पाते हैं या नहीं, कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। गेस कीजिए, पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, वैदिक काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। इसमें कन्फ्यूजन हमेशा होता है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में। इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है पहिए का आविष्कार, जब पहिए का आविष्कार हुआ फ्रेंड्स तभी तो नया युग आया। तो इस तरह से बिठा लीजिए, जब भी पूछा जाए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नया युग यानी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए जब आया तो नया युग आया, इस तरह से बिठा लीजिए। तो 25 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है, बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्दावली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। ठीक है फ्रेंड्स, बैक स्ट्रोक है जो किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। 26 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 27 के बाद 28 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो सवाल नंबर 27 को देखें कि शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग बने होते हैं। गेस कीजिए फ्रेंड्स, तो जो शतरंज के चेकर बोर्ड होते हैं उसमें 64 वर्ग बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं कि पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व में पहला देश कौन है। तो पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व में पहला देश चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि यदि दूध से क्रीम निकाल देते हैं तो उसका जो दूध का डेंसिटी है यानी घनत्व है उस पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा। इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि उसका आयतन कम जाएगा और घनत्व है जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखें कि दूध से क्रीम अगर जो निकाल देते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स, इसका आंसर गेस करिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, डेट के साथ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से 30 प्रश्न का वीडियो था फ्रेंड्स। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन मैं 8 बजे क्यूज भी प्रोवाइड करता हूं, तो आपको क्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट जीके जीएस का वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।